दोस्तों, अक्सर हम हमारे आसपास पॉजिटिविटी को तलाशते हैं, प्रेरणा को तलाशते हैं, लेकिन हम उसे पूरे मन से तलाश नहीं पाते। आज हकीकत के पन्नों से मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम पूरे मन से किसी चीज़ की तलाश करें तो उसे ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आज ऐसी ही शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रही हूँ जो देश में प्रेरणा के लिए और इंस्पिरेशन के लिए जाने जाते हैं, जिनके अंदर वो जादू है जो अगर मैनेजमेंट के रूप में चल जाए तो उनसे बेहतर मैनेजमेंट गुरु शायद आज तक आए तो होंगे, लेकिन जो सही दिशा में मोटिवेट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को शायद नहीं होंगे। तो आज हमारे साथ हैं कानपुर और गोरखपुर से अपने जीवन की यात्रा को शुरू करने वाले डॉक्टर हिमांशु राय। आज हम उनसे जानेंगे उनकी कहानी, उनकी जुबानी, कई किस्से, उनके जीवन के अनछुए पहलू जो शुरुआत से आज तक उनके साथ जुड़े हैं और आप तक नहीं पहुँचे हैं। तो आज आप उन्हें सुनिए और इंस्पायर कीजिए खुद को। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जर्नी आपकी शुरू हुई कानपुर और गोरखपुर से IIM तक, और जो जिस मैनेजमेंट से आपने अपने आप को तैयार किया, आज हम वो जानना चाहेंगे। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी है। मेरा जन्म कानपुर में हुआ था और वहीं पे मैं पला बढ़ा, लेकिन हर ग्रीष्मावकाश में जो हमारी गर्मी की छुट्टियां होती थी, हम जाकर के उसको अपने गांव में मनाते थे। और जो मेरा पैतृक गांव है वो गोरखपुर और देवरिया के बीच में, देवरिया जिला में कतौरा नाम का गांव है, तो वहाँ पे जाकर के 3 महीने हम लोग रहते थे। और इसलिए गांव की धरती से मेरा बहुत बड़ा जुड़ाव है। वहाँ पे मैंने जो उस समय समस्याएं देखी, बहुत ही बढ़िया बचपन गुजरा गांव में, लेकिन साथ ही साथ कुछ समस्याएं थीं जो मुझे हमेशा दिखाई देती थी और वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय में रह गईं। और इसलिए एक मेरे जहन में ये चीज़ थी कि जब भी मैं उनके निस्तारण के लिए कुछ भी कर पाने में सक्षम होऊंगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करूंगा। तो एक ये प्रेरणा मेरे जीवन में हमेशा रही। और उसके बाद कानपुर में, जैसे कि मैंने बताया, मैं पला बढ़ा। और जैसा कि आम तौर पे होता है एक उत्तर प्रदेश के से आए हुए व्यक्ति का, जो कि एक निम्न मध्यम वर्ग से आता है, मैं बहुत ही निम्न मध्यम वर्ग परिवार से आया हूँ। मेरे पिताजी पहले व्यक्ति थे जो गांव से शहर में आए थे। और मेरी माँ, उनका जो परिवार है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से 1947 में यहाँ पे आया था, रिफ्यूजी के तौर पे वो लोग उस स्थान को छोड़ करके आए थे और कानपुर में ही आकर के वो लोग बस गए थे। तो इससे 2-3 तरह की चीज़ें हुई। पहला ये कि आरंभ से ही मेरे मन में ये था कि मैं कुछ तो करके दिखाऊं अपने जीवन में। और मेरे माँ पिताजी का भी ये एक आकांक्षा थी मेरे से, एक ऐसी उम्मीद थी, आशा थी कि मैं जीवन में कुछ करके दिखाऊं। और इसलिए जैसा कि होता है, उस समय 2 ही चीज़ें बोली जाती थी कि या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल। तो मैं इंजीनियरिंग में चला गया और उसके बाद मैंने टाटा स्टील में लगभग 8.5 वर्ष काम किया। और 8.5 वर्ष के बाद एक बार मैं हिमालय पे बैठा हुआ था। तो माउंटेनियरिंग भी मेरा एक शौक है, मैं पर्वतारोहक हूँ। और मेरी गुरु बचेंद्री पाल, जो कि पहली इंडियन वुमन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, वो हैं। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और एक बार ऐसे ही मैं हिमालय के एक पहाड़ पे बैठ करके एक किताब पढ़ रहा था, तो मुझे ये बोध हुआ कि मुझे जीवन में क्या करना है। मेरे जीवन का उद्देश्य उस दिन मुझे पता चला। और जैसे ही मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य पता चला, तो उसके बाद, हालांकि मैं जमशेदपुर में बहुत अच्छा कर रहा था टाटा स्टील में, और टाटा स्टील एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन जैसे ही मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिला, मैं वापस आया वहाँ से, मैं जमशेदपुर गया, मैंने कैट का एग्ज़ाम लिखा और मैंने रिज़ाइन कर दिया। बहुत सारे लोग थोड़े क्रोधित भी हुए, माँ पिताजी भी थोड़े क्रोधित हुए कि अरे पहले हो तो जाने देते, रिजल्ट तो आने देते, उसके बाद रिज़ाइन करते। लेकिन मैं इतना मेरे अंदर विश्वास था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इसमें सफल होऊंगा कि असफल। मुझे ये पता था कि मुझे यहाँ करना है, ये मेरा गंतव्य है। और उस गंतव्य तक पहुँचने के लिए ये मेरी जर्नी होगी, ये मेरी यात्रा होगी। किस्मत से हो गया, भाग्यवश हो गया। और उसके बाद मैंने IIM अहमदाबाद में जाके पढ़ाई की और उसके बाद मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मैं काफ़ी समय से हूँ, अब लगभग 16 साल हो गए हैं, जबकि मैं मैनेजमेंट की शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये कि हर जगह जहाँ भी मैं रहा, एक चीज़ मैंने देखी कि यदि आप कोई एक अच्छा काम करना चाहते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। और
आपको किसी को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। लोगों को यदि पता चलता है कि कोई व्यक्ति है जो देश के लिए कुछ काम कर रहा है, राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ काम कर रहा है, आसपास के लोगों के लिए कुछ काम कर रहा है, जो लोग ऐसे हैं जो अपने लिए ज़्यादा नहीं कर सकते उनके लिए काम कर रहा है, तो लोग स्वतः जुड़ते जाते हैं और जिससे जो भी यथासंभव होता है वो करता रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि लोग ध्यान नहीं देते हैं चीज़ों पे, ऐसा नहीं है। कम से कम मेरे जीवन का जो भी एक्सपीरियंस है, मेरे अपने जो भी अनुभव है, मैंने ये पाया कि जब जब मैंने जो पाने की इच्छा की, और जो पाने की इच्छा की वो स्वयं के लिए नहीं, परंतु ये कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या योगदान दे सकता हूँ उस देश के लिए, तब तब कोई ना कोई मेरे साथ जुड़ता रहा और जैसा कि बोलते हैं कारवां आगे बढ़ता गया। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि माउंटेनियर भी आपका शौक रहा है, योगा भी आपकी लाइफ का हिस्सा रहा है। योग की क्या क्या फ़ायदे आपको लगे सर, और कैसे आप जुड़े उसमें? योग को लेके भी अभी भी लोगों में अवेयरनेस कम है, बिकॉज़ यहाँ आज के समय में हमें योग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी सर, योग के क्या क्या फ़ायदे और कैसे मैनेजमेंट में हम उसको उपयोग कर सकते हैं? योग के विषय में एकदम सही बोला आपने कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं। योग एक बड़ी, योग का अर्थ है युग धातु से बना हुआ है, युज धातु से। योग का मतलब है जोड़ना। तो जो हमारा शरीर है और जो मन है और जो आत्मा है उसको जोड़ना, उसको योग कहते हैं। और योगः कर्मसु कौशलम, किसी भी कर्म को कुशलता से करना, उसको योग कहते हैं। और साथ ही उसकी कोरोलरी ये भी हो जाती है कि जो योगी होता है वो निश्चित रूप से किसी भी कर्म को कुशलता पूर्वक ही करेगा। तो योग कोई ऐसी चीज नहीं है। साधारणतः क्या हो गया है कि योग को हम लोग सिर्फ एक एक्सरसाइज के फॉर्म में देखते हैं, एक व्यायाम के रूप में देखते हैं, परंतु जो आसन और प्राणायाम है वो मात्र 2 अंग हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 हैं। और इसलिए यम और नियम पे लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो योग जो है ये आपके जीवन का एक भाग है। यदि आप उसको जीवन का भाग बना लेंगे, अर्थात जो यम और नियम है आप उनका भी पालन करेंगे और उसके साथ साथ आसन और प्राणायाम करेंगे, तो उसके बहुत लाभ हैं। उसका जो सबसे बड़ा लाभ है योग का, सबसे पहले तो आप स्वस्थ रहेंगे। और एक चीज मैं जो सबको बोलता रहता हूं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सकता है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके विचार भी कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकते। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके विचार सकारात्मक होंगे। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो आप अपने रोगों के बारे में सोचते रहेंगे, रोगों के बारे में विचलित रहेंगे, उसी के विषय में सोचते रहेंगे कि मैं इसका क्या करूं, मैं उसका क्या करूं। और साथ ही आप अपना संपूर्ण जो सर्वस्व बोलते हैं कि सर्वस्व झोंक देना चाहिए, एक बार पता चल जाए कि क्या है आपके जीवन का लक्ष्य, वो आप कभी नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहला तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। दूसरा चीज जो योग करता है, जो कि मैंने अपने एक जीवन का एक तरह से एक ध्येय, एक संबल बनाया हुआ है, वो है निष्काम कर्म। कि आप जो भी कर्म करें वो इसलिए ना करें कि उस कर्म से आपको क्या मिलने वाला है। माँ कर्मफल हेतुर्भू, गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका 47वां श्लोक है, जिसका पहला जो लाइन है वो सब लोग जानते हैं, पहली पंक्ति सब लोग जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन जो दूसरी पंक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। माँ कर्मफल हेतुर्भू माँ ते संगोस्त अकर्मणि। माँ कर्मफल हेतुर्भू अर्थात कर्म के फल के लिए कर्म को ना करो, इसलिए करो क्योंकि वो सही कर्म है। और योग आपको वहां तक ले जाता है कि आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी उस काम में रुचि है। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि उस काम को करने का आपको उमंग है। इसलिए नहीं करते कि उससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है या उससे क्या होने वाला है, उसको छोड़ दीजिए। वो तो जो होना है उसका होगा ही, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ एक रिएक्शन और एक परिणाम, ये दोनों चीजें होंगी। लेकिन उसकी इच्छा के लिए मत करिए। एक बार अगर आपको समझ में आ जाए कि यही कर्म ठीक है तो उसको करते रहिए। तो योग दूसरा ये देता है। और जो तीसरी चीज मेरे हिसाब से योग आपको देता है वो है स्थिर प्रज्ञता। और स्थिर प्रज्ञता का अर्थ है कि चाहे आपको बहुत सफलता मिले, चाहे आपको असफलता कभी कभी देखनी पड़े, आप स्थिर प्रज्ञ होकर के ना तो आप बहुत उत्साहित और प्रसन्न हो जाएंगे अगर आपको बहुत सफलता मिल रही है, और ना ही आप इतने ज़्यादा वेदना में चले जाएंगे कि आप काम ही करना बंद कर दें यदि आप असफल हो जाते हैं किसी चीज़ में। आप स्थिर प्रज्ञ होकर के अपना जो आपने यात्रा का बनाया हुआ है उस पर आप लगे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 चीज़ें ये योग करता है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने।
IIM की जब से आप इंदौर आए हैं यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स भी रही हैं। अभी जो इनिशिएटिव आपके द्वारा लिया गया है बीट पुलिसिंग को बेहतर करने का, सर क्या क्या कमियाँ लगी हैं और जो शोध हम कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या सुधार पर कोशिश करेंगे रिसर्च में कि वो बेहतर हो सके? एक चीज़ है कि जब मैं यूपी में भी था तो उस समय से ही मैं पुलिस के साथ जुड़ा हुआ और पुलिस के लिए मैंने काफ़ी काम किया। एक इनफैक्ट मैंने शोध किया था वहाँ रहते हुए कि जो पुलिस वाले हैं, जो कांस्टेबल तक के पुलिस वाले, सब इंस्पेक्टर तक के पुलिस वाले हैं, उन्हें कभी भी साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, पर अधिकतर भारत के जो स्टेट्स हैं, भारत के जो राज्य हैं, उनमें पुलिस वालों को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है। जैसे हम लोग को सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है, बहुत सारी जगह कम से कम संडे की छुट्टी मिलती है, ये पुलिस वालों को नहीं मिलता है। 12-12, 13-13 घंटे की वो ड्यूटी करते हैं। त्योहारों पे जब हम और आप परिवार के साथ मिलकर के त्यौहार मना रहे होते हैं, उस समय वो लोग ड्यूटी पे होते हैं क्योंकि उस समय उनकी अधिक आवश्यकता होती है। और उसके बाद इन सब विपरीत परिस्थितियों के बाद ये अपेक्षा की जाती है कि पुलिस वाले अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ बात करते हुए, हमारे साथ बर्ताव करते हुए कर सकते हैं। यदि आप किसी से अच्छे काम की अपेक्षा करते हैं तो आपको ये भी निर्धारित करना पड़ेगा और ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके आसपास का वातावरण भी अच्छा है। अब आप ये देखिए, पुलिस वाले गुंडों से डील करते हैं, बदमाशों से डील करते हैं, अपराधियों से डील करते हैं। पूरे समय उनका वार्तालाप उन्हीं से होता है। उनको साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता कि वो अन्य लोगों से कभी बात कर सकते हैं, उनको इतना समय भी नहीं मिलता। और उसके बाद लेकिन अपेक्षा ये की जाती है कि वो हर समय अच्छे मूड में भी रहेंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे। तो मुझे ये बात लगी उस समय कि कुछ मेरे को इसमें शोध करके करना चाहिए कि यदि हम उनको साप्ताहिक अवकाश दें तो उससे कुछ लाभ होगा कि नहीं। और मेरे शोध ने ये इस्टेब्लिश किया, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मैंने। एक थाने को कंट्रोल थाना बनाया, एक थाने को एक्सपेरिमेंटल थाना बनाया और फिर एक में साप्ताहिक अवकाश दिया गया, एक में नहीं दिया गया। और ये देखा गया कि जिन पे साप्ताहिक अवकाश दिया गया है वो पुलिसकर्मी ज़्यादा लगन से काम करने लगे, उनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो गया, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन अच्छा हो गया और उनका ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट ज़्यादा अच्छा हो गया। और लगभग 80 से 90% का फर्क पड़ा इन दोनों ग्रुप्स के बीच में। और इसलिए जब मैंने थोड़ा और काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि पुलिस वालों की और क्या क्या समस्याएं होती हैं। और इसीलिए जब यहाँ पे भी हमारी शुरू में जब मैंने देखा कि यहाँ पे कौन सी ऐसी शहर की समस्याएं हैं जिनका हमको समाधान करना चाहिए, तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हमने ट्रैफिक का समाधान निकालने का प्रयास किया। और उसके बाद जो मैंने देखा कि ये बीट पुलिसिंग का अर्थ है ये जो पुलिस के सिपाही और कांस्टेबल वगैरह होते हैं जो कि घूम घूम करके देखते हैं और वो ये प्रयास करते हैं कि क्राइम होने ही ना पाए। वो ये इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो एक निगाह रखते हैं कि कौन से यहाँ पे आपराधिक तत्व हैं या कौन से वैसे समय हैं जहाँ अपराध होने की, जिन समय में अपराध होने का चांस थोड़ा सा अधिक होता है, और वो उसको प्रिवेंट करने का प्रयास करते हैं। और अब साथ ही में एक डायल 100 आ गया है जो कि पुलिस की गाड़ी गश्त लगाती है और कहीं कहीं रहती है। सो हम बीट पुलिसिंग के प्रोजेक्ट के तहत ये प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले ये जो बीट पुलिसिंग है हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज, संसाधनों की आवश्यकता है, वो संसाधन पर्याप्त हैं कि नहीं, और यदि अपर्याप्त हैं तो हम उसमें कौन कौन से संसाधन हमें जोड़ने चाहिए। और तीसरा कि ये बीट पुलिसिंग और डायल 100 इन दोनों को ऑप्टिमाइज कैसे करें कि कहाँ पे डायल 100 की गाड़ी रहे और कहाँ पे बीट पुलिसिंग पे ज़्यादा ध्यान रखें। और जो चौथा एलिमेंट है इसमें कि पब्लिक के साथ वो कैसे डील करें ताकि पब्लिक पुलिस से डरने की बजाय या पुलिस से थोड़ा कतराने की बजाय स्वतः आके बोले कि देखिए यहाँ पे हमको गतिविधियाँ ठीक नहीं लग रही हैं, आप थोड़ा आकर के यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। तो इन 4-5 पहलुओं पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। मेरे साथ और 4 मेरे सहकर्मी जुड़े हुए हैं, मेरे कॉलेज के फैकल्टी। और एक बात मैं यह बताना चाहूँगा कि ये जितने भी इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं, ये ज़्यादातर इनिशिएटिव्स हम लोग इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए प्रो बोनो कर रहे हैं। अर्थात हम इसके लिए कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं ले रहे हैं। और ये इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे फैकल्टी कॉलीग्स हैं जो पुनः स्वतः आगे आए। जैसा मैं पहले बोल रहा था कि अगर कोई अच्छा काम मैं करना चाहता हूं तो मुझे अपने आप लोग आकर के जुड़ते जाते हैं। उसी तरह से ये कॉलीग स्वतः मेरे पास आए कि वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं।
और हम एक इंदौर मॉडल तैयार करेंगे बीट पुलिसिंग का, और उसके बाद ये प्रयास करेंगे कि अन्य शहरों में मध्य प्रदेश के और उसके बाद देश के अन्य शहरों में भी उस मॉडल को लागू किया जा सके। बिल्कुल सही बात की सर। आप जब बीट पुलिसिंग को लेके बात कर रहे थे तो आपने एक बात कही कि आसपास का जो वातावरण होता है हमारे, कई बार वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि बहुत नेगेटिविटी है हमारे आसपास, तो हम पॉजिटिव कैसे रहें। ये चीज़ सर बहुत सारे मतलब 90% लोगों से मैं यही सुनती हूँ कि आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, हम कैसे पॉजिटिव रहें। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है अगर वो पॉजिटिव रहना चाहें तो? वो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि कैसे वो उस नेगेटिविटी को दूर रखें खुद से और रह सके पॉजिटिव। बहुत सारे लोगों ने मेरे से इस बात पे भी प्रश्न किया है, तो ये तो बात सही है कि नेगेटिविटी बहुत अधिक दिखती है, नकारात्मकता दिखती है। बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव कैसे रहते हैं, आपके सोशल मीडिया पे कभी भी कोई नेगेटिव हमने कमेंट नहीं देखा है, आप कभी किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में बात नहीं करते। और मैं उनको यही बोलता हूँ कि जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो वहाँ इतनी अधिक नेगेटिविटी है पहले से ही, तो मैं उसमें कोई योगदान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो पहले से ही पर्याप्त है। जितनी नेगेटिविटी होनी चाहिए उससे कहीं अधिक नेगेटिविटी ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए मेरा उसमें कोई योगदान देने का तात्पर्य नहीं है। और इसलिए मैं सिर्फ सकारात्मक बातें करता हूँ, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने जीवन में सीखी है, और ये एक एक्सियम है, कहावत है कि इफ एवरी सेंट हैज़ हैड अ पास्ट देन एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। यदि हर साधु और सज्जन पुरुष का कोई भूतकाल होता है जब वो साधु या सज्जन नहीं था, तो उसी तरह से हर अपराधी का एक भविष्य भी होता है। हर उस व्यक्ति का जिसको हम लोग गलत समझते हैं उसका एक भविष्य भी होता है, अर्थात हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा व्यक्ति बनने की एक संभावना होती है। क्या हम उस संभावना को उजागर कर सकते हैं? यदि हम ध्यान से देखेंगे तो लोग बोलते हैं ना कि दाग तो चंद्रमा पे भी दिख ही जाएंगे। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमको किसी भी साधु महात्मा के अंदर भी कोई ना कोई त्रुटि तो दिख ही जाएगी, लेकिन महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण वो है कि वो देखिए उनका जो जीवन में उन्होंने क्या क्या जो किया है, जो बड़ी चीज़ें की हैं, जो अन्य कृत्य किए हैं, जो अन्य अच्छे काम किए हैं, उनको हमें देखना चाहिए। उसी तरह से यदि हम हर व्यक्ति के अंदर सिर्फ बुराई ढूंढेंगे तो बुराई तो मिल ही जाएगी। क्या हम जिनको हम बुरा समझते हैं उनके अंदर अच्छाई ढूंढ सकते हैं? और यदि हमें अच्छाई दिखती है तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो उनकी अच्छाई है उसको हम एनकरेज कर सकें, उसको हम थोड़ा प्रयास कर सकें कि वो प्रस्फुटित होकर के उस व्यक्ति को और अच्छा बना सके? तो इसलिए मैं जीवन में हर चीज़ में एक सकारात्मक पहलू को देखना चाहता हूँ। मैं कैसे करता हूँ? मैं इस प्रकार से करता हूँ कि सबसे पहले नेगेटिविटी जहाँ भी मुझे ज़्यादा दिखती है उस चीज़ को मैं दूर कर देता हूँ। उदाहरण के तौर पे 12 साल पहले मैंने अपने टीवी का कनेक्शन हटा दिया था। अच्छा। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि टीवी पे बहुत नेगेटिविटी है, और मैं चाहूं या ना चाहूं अनायास जब भी मैं वापस घर आता था वो टीवी को मैं आरंभ कर देता था, चालू कर देता था, और मैं कुछ भी कर रहा हूं वो टीवी चलता रहता था बैकग्राउंड में। और जैसे ही मैंने टीवी बंद किया तो दो चीजें हुई। नंबर 1, मेरे अंदर से नेगेटिविटी, मेरे अंदर से नहीं पर मेरे कुछ नेगेटिविटी की न्यूज़ सुनाई दे रही थी वो कम हो गई। और नंबर 2 एक ये चीज़ हो गई कि मेरे पास बहुत सारा समय आ गया। अच्छा। क्योंकि वो जो टीवी देखने में समय व्यतीत होता था, अब जो भी मेरे को न्यूज़ देखनी होती है वो मैं ट्विटर पे देख लेता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ मैं। सो जो डिटेल न्यूज़ है वो अखबार में पता चल जाती है, यूट्यूब के चैनल्स पे हमको खबरें पता चल जाती हैं। और उसके अलावा मुझे जो भी देखना होता है वो मैं अपने टीवी पे बिना कनेक्शन के देख सकता हूँ, बिना सैटेलाइट कनेक्शन के देख सकता हूँ। तो वो मेरा समय भी बचने लग गया और वो समय का उसके बाद मैं सदुपयोग कर सकता हूँ। तो ये पहला चीज़ कि नेगेटिव चीज़ों को हटा दीजिए। दूसरा ये कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नकारात्मक लोग हैं उनको भी अपने पास से हटा दीजिए, उनको भी अपने पास से हटा दीजिए। बहुत सारे लोग नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं और मात्र शिकायत करते हैं कि क्या करें, ये ऐसे ही हैं, ये वैसे ही हैं। तो नकारात्मक लोगों को भी आप अपने जीवन से हटा दीजिए, क्योंकि आप लोग समझते नहीं है। एक मेरा पर्सनल इनिशिएटिव है सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं कि युवाओं को क्या समस्याएं आ रही हैं, खासकर क्या उनके कुछ अंतर्द्वंद्व हैं, क्या उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं अन्य लोगों के साथ, क्या उनकी भिन्नताएं हैं स्वतः के साथ भी और अन्य लोगों के साथ भी। और एक चीज़ जो उभर के बहुत ज़्यादा आई है कि नेगेटिव लोगों की वजह से, और ये नेगेटिव लोग कोई दूर के लोग नहीं है, ये नेगेटिव लोग आसपास के लोग हैं, ये कभी परिवार के लोग हैं या एक्सटेंडेड फैमिली के रिश्तेदार इत्यादि हैं,
उनके साथ रहते रहते इनके मन में भी एक नकारात्मकता आ गई है। तो पहला चीज ये कि उनको हटा दीजिए, और अगर आप उनको नहीं हटा सकते किसी कारणवश, मान लीजिए वो आपके रिश्ते में बहुत क्लोज लगते हैं, तो आप ये इंश्योर करिए कि आप उनकी नकारात्मकता का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। अर्थात उन वार्तालापों में, उन कॉन्वर्सेशंस में आप भागीदार नहीं हैं जहां पे सिर्फ नकारात्मकता होती है। और साथ ही साथ उनको भी ये बताने का प्रयास करिए कि जीवन में सकारात्मकता भी है। इफ यू लुक एट लाइफ, लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ में इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, लाइफ में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। और आज का जो युग है उसमें इतनी संभावनाएं हैं। अभी आपको जैसे एक ऑडियो विजुअल, एक टीवी चैनल की आवश्यकता नहीं है। आपने 2 फोन लगाए और अभी आप यूट्यूब पे एक साक्षात्कार कर रही हैं, आप इंटरव्यू कर रही हैं। तो ये जो पोटेंशियल अभी है टेक्नोलॉजी की वजह से, इस समय की वजह से, एक युग की वजह से, जो हमारे अंदर टैलेंट है उसको हम बाहर ला सकते हैं। तो जब इतनी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी संभावनाएं हैं, तो हमको नकारात्मक होने की कोई आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। इन चीज़ों को हमें आगे लाना होगा। सर, बतौर फिलोसोफर आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो कैसे रहे हैं सर? जब लोगों को समस्या लेके आते हैं, कई बार होता है बोल नहीं पाते हैं लोग, जो अंदर होता है उनके, कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं सर? आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको समझ में आ जाता होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाता है कहीं ना कहीं। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं सर जो? नहीं, एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं। कम्युनिकेशन लोग सोचते हैं बहुत आसान चीज़ है, कि बोलना तो बहुत आसान है, हम तो बोलते ही हैं, लेकिन बोलने के साथ साथ सुनना वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग इसलिए सुनते हैं ताकि वो एक उत्तर दे सकें, लेकिन असली सुनना उसको कहते हैं जब आप इस लक्ष्य से सुनते हैं कि आप समझ सकें कि अगला व्यक्ति क्या बोल रहा है। और अगले व्यक्ति के सिर्फ शब्दों से नहीं, कभी कभी आपको उन शब्दों के बीच में पढ़ना पड़ता है। कभी कभी आपने जैसा बोला कि व्यक्ति साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको उसको भी समझना पड़ेगा, उसकी साइलेंस को समझना पड़ेगा कि वो साइलेंट क्यों है। यदि कोई व्यक्ति साइलेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कंप्लेन नहीं कर रहा है, शिकायत नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके जीवन में कोई परेशानियां नहीं है। अब आपको उसके साथ एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में बैठ करके अनुभव करना पड़ेगा। तो आवश्यकता नहीं है कि आप शब्दों को सुन के ये अनुभव करें। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो आप उसके बॉडी लैंग्वेज को देख के, आप उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के, अगर वो कुछ और भी बात कर रहा है या कर रही है तो उसके टोन को सुन करके आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला चीज़ ये कि क्या आप उसी समय पे हैं। और इसके कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि बहुत बार हम लोग बात तो कर रहे होते हैं एक व्यक्ति से, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। मन तो बड़ा चंचल है ना। यद जागृतो दूर मुदईति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति। जागृत अवस्था में भी उतना दूर भाग जाता है जितना कि सुप्तावस्था में। तो आप मन वहां पे लगा करके बैठे हैं कि नहीं, जिसके साथ भी आप बैठे हैं, क्योंकि यदि आपका मन कहीं और है तो आप उसकी बात सुन के भी उसको समझ नहीं पाएंगे। पहला चीज ये। और दूसरा चीज ये कि जो अगले व्यक्ति के मन में भाव हैं उनसे आप पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। संवेदनशीलता उसको कहते हैं। संवेदनशीलता उसको कहते हैं कि जब अगले व्यक्ति का दुख वो आपका भी दुख बन जाए, अगले व्यक्ति की पीड़ा वो आपकी भी पीड़ा बन जाए, अर्थात आप उस पीड़ा को अनुभव कर सकें। और आप उस पीड़ा और दुख को अनुभव तब कर सकते हैं जब आपने उसको कहीं देखा है या आपको भी उसका कहीं अनुभव हुआ है। तो वो मैं जो शुरू से आरंभ में हमने ये बात कही कि 3 महीने, साल के 3 महीने तो 1/4 मेरा जीवन गांव में बीतता था और मैं वहाँ पे देखता था कि क्या दुख है। उदाहरण के तौर पे अपने ही गांव में मैं देखता था कि मेरे पिताजी के बड़े भाई वो रेलवे में काम करते थे, मेरे ख्याल से सिग्नल मैन थे, और वो कभी कभी गांव से गोरखपुर का जो शहर है वो 50 किलोमीटर दूर है, वो सुबह 3:30 बजे निकल जाते थे। क्योंकि उनको ये पक्का नहीं होता था कि बस कहाँ से वो पकड़ पाएंगे। और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो 20-25 किलोमीटर पैदल चलते थे क्योंकि बस नहीं मिलती थी उनको रास्ते में। तो एक चीज़ जो मैंने सोचा था, ये मेरे मन में हमेशा से थी, और 2019 में 6 सितंबर को मुझे वो दिन भी याद है, मैं अपने गांव गया और वहाँ पे मैंने गांव से लेकर के गोरखपुर तक की एक बस का उसको हरी झंडी दिखाई। वहाँ पे यूपी में लोगों से बात करके, क्योंकि मेरे मन में एक ये था कि
अब जब मैं सक्षम हो गया हूं कि मेरे कहने से ऐसा कुछ हो सकता है, तो आज के बाद मेरे गांव से किसी भी व्यक्ति को 25 किलोमीटर पैदल ना चलना पड़े। जो मेरे पिताजी के सबसे बड़े भाई थे वो दिवंगत हो गए हैं, परंतु वो स्कूल के प्रधान अध्यापक थे, और वो स्कूल ऐसा था कि वो टाट पट्टी वाला, उस पे लोग बैठे रहते थे, और पेड़ के नीचे भी वो कभी कभी पढ़ा दिया करते थे। एक बरगद का पेड़ था बहुत बड़ा गांव में, और उसके नीचे बैठ करके भी वो कभी कभी क्लासेस लेते थे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता आपको वास्तव में नहीं पड़ती है अगर आपके अंदर पढ़ाने की ललक हो, अगर आपके अंदर ये ललक हो कि जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जिनको आप शिक्षित कर रहे हैं, आप उनको अपना सर्वस्व दे रहे हैं। जो विद्या आपके अंदर है, जो ज्ञान आपके अंदर है, वो आप उनको सर्वस्व दे रहे हैं। क्योंकि मैं बोलता हूं कि मैंने देखा है कि पेड़ के नीचे भी बहुत सारे भविष्य बनते हैं, और मेरे अपने अनुभव में उस पेड़ के नीचे बहुत सारे भविष्य बने हैं। लेकिन मैंने एक ये निर्णय किया कि मुझे जो एक चीज़ मिली अपने माता पिता से, तो धन तो कभी था नहीं, लेकिन एक चीज़ जो मेरे माता पिता ने हमेशा की कि हमारे आसपास सिर्फ पुस्तकें रहती थी। तो मैं और मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, हम दोनों के आसपास पुस्तकें रहती थी। हमारे घर में सिर्फ पुस्तकें हैं, सिर्फ किताबें हैं। मेरे माँ पिताजी के भी घर में, और मेरे भी घर में, और मेरे भाई के भी घर में, हम लोग के पास सिर्फ किताबें रहती हैं घर में, और कुछ नहीं रहता है। तो यदि किताबें ही आपके आसपास हैं तो आप उठा के पढ़ ही लेंगे, क्योंकि आसपास वही दिख रहा है आपको। तो उसी तरह से जो स्कूल में अब एक प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ पे मैंने एक पुस्तकालय उसका विमोचन किया, और उसके लिए किताबें इत्यादि दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप अपने आसपास की चीज़ों से प्रभावित होते हैं, यदि आप उस वेदना को समझते हैं, यदि आप उस पीड़ा को समझते हैं, और उसको अपने अंदर आप जब संवेदनशीलता पूर्वक ले लेते हैं, तो आपके अंदर स्वतः एक इच्छा जागृत होगी कि मैं इसके निस्तारण के लिए कुछ करूं, मैं इसको कम करने के लिए कुछ करूं। तो मेरे ख्याल से ये संभव है यदि हम अपने आप को ओपन कर दें उस चीज़ के अनुभव के लिए। बिल्कुल सही बात की सर आपने। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने सर से जाना। सर ने बातों ही बातों में बता दिया कि जो कोविड-19 के दौर में यंगस्टर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जॉब मैनेज करने को लेकर हुई और कई सारी परेशानियां हुई, उसके लिए सर ने जो इनिशिएटिव लिया था सीसीएम के रूप में, उसके माध्यम से आज यंगस्टर जुड़ रहे हैं। उनकी समस्याओं को सर खुद सॉल्व कर रहे हैं, सर आंसर दे रहे हैं, सर की कमेटी उनका आंसर करती है, सर उसे चेक करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आज इस इंटरव्यू के दौरान मैंने जो महसूस किया है, जैसे मेरे सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण बैठे हों और गीता के उन उपदेशों को मैंने महसूस किया है, उस ऊर्जा को मैंने महसूस किया है, और उम्मीद कर रही हूँ कि उसे आपने भी महसूस किया होगा। सर ने जैसा कहा, हमारे आसपास का जो ऑरा होता है, समस्याएं होती हैं, उसे हमें समझने की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो वो हमारे मन से आनी चाहिए। मैं पूरी तरह से ऊर्जा से भर चुकी हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सर को अभी हमें और जानने की ज़रूरत है। सर से हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आज इस इंटरव्यू को हम आगे कंटिन्यू भी करना चाहेंगे, लेकिन आज हम यहीं तक जानेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में मैं एक बार फिर आपको हिमांशु राय जी से मिलवाऊंगी, और हम कोशिश करेंगे कुछ और बेहतर जानने की, ताकि मेरा और आपका जीवन और बेहतर हो सके, पॉजिटिविटी से भर सके, हम समाज के लिए कुछ कर सके, कोई इनिशिएटिव ले सकें, अपने आसपास के माहौल को बेहतर बना सकें। तो आपने सर को सुना, और सर ने जितनी बातें कही हैं, अगर उसका 1% भी आप अपनी लाइफ में साकार कर सकते हैं, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ सकते हैं, किताबों के साथ अपने जीवन को बिता सकते हैं। सर ने कहा कोई भी प्लेस, कोई भी चीज़ छोटी नहीं हो सकती। अगर शिक्षा पेड़ के नीचे भी मिल रही है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर उसे पूरी लगन से दिया जा रहा है आपको। कहीं कुछ भी छोटा नहीं, ये सिर्फ आपके समझ की ज़रूरत है, समझ को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, कीप वॉचिंग हकीकत के पन्नों से, देखते रहिए, और सर से हम दूसरी मुलाकात भी करेंगे।